हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू कल जाते जाते हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। ठीक है जी। बाबू मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, यूटीआई के शेयर परचेज करो। उसमें एक बात पेंडिंग चल रही है बेटा, स्पेक्यूलेशन। ठीक है। और कर्व भी बना दिए थे हमने। बाबू एक नया टॉपिक लिख रहे हैं, अगर स्पेक्यूलेशन पोस्ट तो नया टॉपिक लिखो फटाफट से। बाबू फटाफट से पहले नया टॉपिक लिखो, जल्दी से स्पीड बढ़ाता है ताकि मैं समझाने पे ध्यान दे सकूं। बाबू लिख लेना अभी। अभी सब सामने देखो मुझे बेटा। बात चल रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। सर वर्ल्ड वाइड किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करने का तरीका लगभग सेम ही है। इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। आप मुझसे बिजनेस में भी एक चैप्टर पढ़ चुके हो, फाइनेंशियल मार्केट। वहाँ भी मैं बताता हूँ शेयर का प्राइस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। और वहाँ पे भी मैंने ये बताता हूँ कि अगर आप एक सब्जी मंडी में चले जाओ ना, तो बेटा वहाँ सब्जी का प्राइस भी डिटरमाइन इसी तरीके से होता है। और फ्रूट मंडी में चले जाओ, हर फ्रूट का प्राइस भी इसी तरीके से डिटरमाइन होता है। पर क्या तरीका सबको पता है, डिमांड और सप्लाई प्रेशर पे ही प्राइस फिक्स होता है। ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास वैसे तीन ऑप्शन थे जहाँ सरकार प्राइस फिक्स करती थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और वो जहाँ सरकार मतलब सरकार की प्लेस ले लेता है आरबीआई, और डिमांड और सप्लाई प्रेशर मिलकर प्राइस फिक्स करते हैं, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलकर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं। वहाँ कैसे डिटरमाइन होता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल याद है बेटा, मैंने डिमांड और सप्लाई कर बनाया था जाते जाते, और मैंने कहा था कि मुझे डिमांड और सप्लाई कर में कोई इंटरेस्ट नहीं था बनाने में। इसका इस्तेमाल मैं किसी और टॉपिक में करूँगा, इसलिए बनाया था। वो टॉपिक यही है बेटा। ठीक है जी। चलो जी समझना। बाबू वाई एक्सेस रेट ऑफ फॉरेक्स कल भी लिया था हमने बेटा, वाई एक्सेस पे रेट ऑफ फॉरेक्स। बाबू एक्स एक्सेस डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। लो जी, अभी सब सामने देखते रहेंगे, डायग्राम बनाने की जल्दी मत करना, पता लगे कुछ गलतियां छोड़ दो। बाबू डिमांड कर देखने में कैसा होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। बाबू इसका नाम हम दे देते हैं डी टी। सप्लाई कर्व कैसा होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट से राइट तक जाते जाते बेटा ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है। जहां डिमांड और सप्लाई ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ई। ठीक है जी। परपेंडिकुलर ट्रेस कर दो वाई एक्सिस पे भी एक्स एक्सिस पे भी, आपको ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड मिल गई और ऑप्टिमम रेट मिल गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बाकी बातें तो भी बात की है। सर कभी कभी ना इस पूरे चैप्टर से ये एक लौता टॉपिक पेपर में आता है 6 नंबर, और आपको हंसी आ जाएगी भाई साहब अगर टॉपिक के हालात देख लोगे आप कितना खत्म है। मुझे वैसे टॉपिक में थोड़ी सी बात और करनी है, पर मैं आपको बता देता हूँ बिना एक्सप्लेनेशन के ये कर्व बिल्कुल खराब होगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, एक्सप्लेनेशन चाहिए। और मुझे नहीं पता आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी 11th क्लास में सीखी थी कि नहीं। कितनी एक्सप्लेनेशन के कितने पॉइंट लिखोगे इसमें आप, इसमें कितने पॉइंट है। सर 5 पॉइंट छुपे हुए हैं। जिसने मेरी वीडियो देखी उसको तो पता ही होगा, तुमने देखी है ना, ऐसे देखी है ना, नहीं देखी। वो इसमें एक्सप्लेनेशन के 5 पॉइंट छुपे हुए हैं, बता देता हूँ कैसे। सर पहले पॉइंट में लिखोगे एक्स एक्सेस इन द डायग्राम, एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, यानी कि पहले पॉइंट में हमेशा ये बताना मैंने एक्स एक्सेस पे क्या लिया। वो पॉइंट नंबर 2, इन द डायग्राम वाई एक्सेस रिप्रेजेंट रेट ऑफ फॉरेक्स। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट, देन वी ड्रू द डिमांड कर्व विच इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, और हमने डिमांड कर्व का नाम क्या दे दिया, डी टी। देन वी ड्रू सप्लाई कर्व एस एस विच इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। यानी कि यहाँ डी डी की बात कर ली या एस एस की बात कर ली। ठीक है जी।
देन बात करोगे आप जहां डिमांड और सप्लाई करने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहां मुझे मिला पॉइंट ई। पॉइंट ई से परपेंडिकुलर ट्रेस करा दोनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, मुझे ऑप्टिमम रेट मिला। जब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ट्रेस करा, जब एक्स एक्सिस पे किया तो ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड। ये बहुत बचकानी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है ये एरिया कौन सा है? मतलब मैं गंदा नहीं करना चाहता डायग्राम, ये पूरा एरिया कौन सा है? इस एरिया को क्या बोले? आयुष भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलो, गेस करो। वेरी गुड बाबू, ये एरिया है एक्सेस सप्लाई। क्यों सर? अगर मैं यहाँ पर कोई भी रेट लूँ, आपको दिखाई दे रहा है डिमांड बहुत ही कम है, जबकि उसके कंपैरिजन में सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लो रेट बढ़ गया, आर से R1 हो गया, तो दिखाई दे रहा है बेटा डिमांड Q से Q1 हो जाएगी, जबकि बेटा सप्लाई वो सप्लाई Q से Q2 हो जाएगी। सर ये जो एरिया है ना, डिमांड बहुत कम है इस पूरे एरिया में और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इस एरिया को बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और आप खुद समझो बेटा, रेट बढ़ने में एक्चुअली में ऐसा ही तो होगा। मान लो आपके अगर US डॉलर बढ़े हुए हैं थोड़े से, 80 रुपए का रेट चल रहा था, आज रेट 83 हो गया, आप क्या कहोगे? फटाफट बेच यार, कुछ तो कमा ले। नहीं करोगे ना, सप्लाई बढ़ाओगे ना, और डिमांड करने वाले वो रुक जाएंगे, यार अभी नहीं खरीदते, 80 आने थे, खरीद लेंगे खरीद लेंगे। यही तो होगा एक्चुअल में। रेट बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, वही तो हो रहा है डायग्राम के हिसाब से भी, ठीक है। 6th पॉइंट यही है, when rate increases from OR to OR1, quantity demanded reduced from OQ to OQ1, quantity supplied increased from OQ to OQ2। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है करणवाल साहब, समझ में आ रही है ना सारी बात? ठीक है ना आयुष बाबू? और 7th पॉइंट बाबू, अगर रेट गिर जाए तो क्या होता है? बाबू रेट गिर गया, R से R2 आ गया, सर इस बार क्वांटिटी सप्लाइड गिर जाएगी, OQ से क्या हो जाएगी? OQ1 हो जाएगी। सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व इंटरसेक्शन दिया, और बेटा डिमांड बाबू इस बार डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड पहले OQ थी, OQ2 हो जाएगी बेटा। दिखाई दे रहा है पूरा डायग्राम आपको? एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखते रहना। सर ये एरिया पूरा एक्सेस सप्लाई का था, ये एरिया एक्सेस डिमांड का है। कोई भी रेट होगा यहाँ सप्लाई कम होगी, हमेशा डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है ना जी। सर एक्सेस सप्लाई पूरी कोशिश करती है कि रेट दोबारा OR आ जाए। देखो आप समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। एक्सप्लेनेशन तो खत्म हो गई कि रेट बढ़ा, R से R1 हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, R से R2 हो गया, 7 पॉइंट में लिखोगे क्या फर्क पड़ेगा। रेट बढ़ने में क्या फर्क पड़ा, 6 पॉइंट, रेट गिरने में क्या फर्क पड़ा, क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड पर, ये 7 पॉइंट। एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई। अब समझने वाली बात जो है वो समझो। एक्सेस सप्लाई पूरी कोशिश करती है कि रेट दोबारा OR आ जाए। पता है आपको? आप सोच नहीं पा रहे होंगे, मैं सोचवाता हूँ। रेट पहले 80 चल रहा है, ठीक है, डॉलर का, फिर 80 हो गया, फिर 80 पर लोगों ने सप्लाई बढ़ा दी, डिमांड कम कर रहे हैं लोग, सप्लाई बढ़ी जा रही है, रेट गिरेगा। वो एक्सेस सप्लाई पूरी कोशिश करती है कि रेट दोबारा 80 आ जाए। जब सप्लाई ज़्यादा सप्लाई है ना, मानते हो ना ये बात, तो एक्सेस सप्लाई है, तो अब वो रेट गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा, गिरेगा ना, पक्का मानते हो ना। वो रेट को शिफ्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, और अगर रेट पहले से गिर गया, मतलब 80 था 78 हो गया, तो एक्सेस डिमांड पूरी कोशिश करेगी दोबारा 0 आ रही है। पता क्यों? सर अगर रेट 78 हो गया, 78 हो गया, आकाश भाई क्लोज करो आज तो बाबू, अगर रेट गिरा है, R से R2 हुआ है, रेट 80 चल रहा था, 78 हो गया, सर जैसे ही कम हुआ लोगों ने कहा भैया अभी खरीद लो, 80 चल रहा था, 78 हो गया, अब जो मौका मिल रहा है खरीद लो। लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी, बेचने वाला बेचे ना, जिसने 80 पे खरीद रखा हो डॉलर वो भी बेचे, हो गया दोबारा दोबारा आने दो, 80 बढ़ेगा तो बेचेंगे। सप्लाई कर नहीं रहे लोग, खरीदने वाले बहुत बैठे, डिमांड करी जा रहे। और जब आप डिमांड करोगे, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो रही है,
डिमांड डिमांड हो रही है, सप्लाई करने वाला कोई है नहीं। जब डिमांड होगी तब वो रेट बढ़ना शुरू होगा, वो 78 को पूरी कोशिश की जाएगी कि वो 80 पे दोबारा शिफ्ट हो जाए। क्लियर हुआ बात? पक्का से। अभी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, अगर रफ में चाहते हो तो बेटा ये शॉर्टकट में लिख लो बात, ठीक है जी। पूरी एक्सप्लेनेशन लिख कर लाना, डायग्राम बनाकर पैक करो। एक चीज और, अगर स्केल से बनाते हो ना तो बाबू ये पॉइंट है ना और ये पॉइंट बिल्कुल सेम लाइन में आएंगे, बिल्कुल सेम लाइन में आएंगे, जैसे मेरे आ रखे हैं, ठीक है, तरीके से बनाओगे तो। चलो लोग उत्तर सामने देखते हैं सब। सर अब ना 4 टॉपिक लगातार ऐसे हैं कि आपने ना 11th क्लास में ही पढ़े होंगे, ठीक है, जिसका सिर्फ डायग्राम से लेना देना है और कुछ खास लेना देना नहीं है। उन 4 टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, वो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ increase in demand, impact of increase in demand on price and quantity demanded। यहाँ प्राइस का मतलब रेट ऑफ फॉरेक्स है, या सीधा ऐसे ही लिख दो, ऑन रेट ऑफ फॉरेक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लो जी सामने देखना सब में एक तरह। बाबू ये टॉपिक ना बहुत पुराना है और आपने पढ़ा भी हुआ है। एक्सप्लेनेशन के 5 पॉइंट बिल्कुल सेम होंगे, अब 4 टॉपिक में बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन के 5 पॉइंट बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये सब लिख लोगे ना, रेट ऑफ फॉरेक्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, वो तो आप लिख ही लोगे। बाबू हमने ड्रॉ कर दिया बाद में डिमांड कर्व डी और सप्लाई कर्व एस, जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, हमें मिला इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट ई, परपेंडिकुलर ट्रेस करा, ऑप्टिमम रेट मिल गया और ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड मिल गई। सारी बात पुरानी। क्या लिखते हैं हम एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट पॉइंट में, इन द डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, इन द डायग्राम वाई एक्सिस रिप्रेजेंट रेट ऑफ फॉरेक्स, देन वी ड्रू द डिमांड कर्व dt which is a negatively sloped curve from left to the right, then we drew the supply curve ss which is a positively sloped curve from left to the right, जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं पॉइंट ई, परपेंडिकुलर ट्रेस करा। ठीक, समझ गए ना एक्सप्लेनेशन क्या। बाबू जब उसने बोला इंक्रीज इन डिमांड का क्या इम्पैक्ट है, समझदार को इशारा काफी। बाबू क्या होगा, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी, जिसमें भी इंक्रीज कहेगा उसको राइटवर्ड शिफ्ट कर देना, ठीक है। बाबू उसने कहा इंक्रीज इन डिमांड का क्या इम्पैक्ट है, इंक्रीज इन डिमांड की वजह से क्या होगा, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी। सामने देखना सर, हमने राइटवर्ड शिफ्ट कर दी, चाहो तो वैसे से डॉटेड भी बना सकते हो। नया डिमांड कर्व मिला जिसका नाम रखा हमने D1, जहां इसने सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया, वहां पर हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला नोन एज E1 से परपेंडिकुलर ट्रेस कर दो दोनों एक्सेस पर। बाबू पहले मैंने y एक्सेस पे ट्रेस किया परपेंडिकुलर, फिर बेटा मैंने x एक्सेस पे ट्रेस किया। सर दिखाई दे रहा है, रेट भी बढ़ जाएगा और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, जो डायग्राम है वो लिख देना। उसने यही तो पूछा था इंक्रीज इन डिमांड का इम्पैक्ट रेट पे क्या और क्वांटिटी डिमांडेड पे, जो भी आएगा परपेंडिकुलर ट्रेस करने के बाद वो लिख देना, आपको कुछ नहीं सोचना और समझना। क्लियर है बात, पक्का से। आप मेरी तरफ देखते रहना, मैंने 4 टॉपिक 4 मिनट में निपटाने हैं बाबू। अब अगला पॉइंट पूछता है डिक्रीज इन डिमांड का क्या इम्पैक्ट है। सर 5 पॉइंट एक्सप्लेनेशन के सेम है, छठा पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का बदल जाता है। जब उसने कहा इंक्रीज इन डिमांड, तो अब ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड वी ड्रू अ न्यू डिमांड कर्व D1 which intersect the supply curve to a new point known as E1 से परपेंडिकुलर ट्रेस करा y एक्सिस पे भी x एक्सिस पे भी, हमें पता लगा रेट भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है। चाहे 2 पॉइंट में लिख देना एक्सप्लेनेशन, चाहे 1 पॉइंट में, 5 पॉइंट तो सही है। बाबू आगे बढ़ाएं बात को, ठीक है। अब पूछ रहा है डिक्रीज इन डिमांड का क्या इम्पैक्ट है। मैं टॉपिक नहीं लिख रहा, बहुत समय खराब होगा, आपको ही पता है टॉपिक। आप डिक्रीज इन डिमांड का इम्पैक्ट क्या वो बता रहे, इधर देखना। डिमांड कर्व ड्रॉ किया DD, सप्लाई कर्व SS, जहाँ इंटरसेक्शन हुआ पॉइंट मिला E, परपेंडिकुलर ट्रेस करा, ऑप्टिमम रेट, ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड।
सर उसने अब क्या कहा, डिक्रीज इन डिमांड का क्या इम्पैक्ट है। जब उसने खुद बोल दिया डिक्रीज इन डिमांड है, कहाँ शिफ्ट करूं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दूं। सर करो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सर मैंने जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया मुझे नया डिमांड कर्व मिला नोन एज D1 जहां इसने सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया वहां नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला नोन एज E1, परपेंडिकुलर ट्रेस कर दो दोनों एक्सिस पर, खुद आपको पता लग जाएगा। रेट रिड्यूस हो गया फ्रॉम R टू R1, क्वांटिटी डिमांडेड भी रिड्यूस हो गई फ्रॉम Q टू Q1। मैं कुछ नहीं कर रहा, सोच नहीं रहा हूं मैं, ये तो सब डायग्राम बता रहा है मुझे। ठीक है जी। अब वो तीसरा पूछता है इंक्रीज इन सप्लाई का क्या इम्पैक्ट पड़ा। सर इतनी बात पुरानी। अब उसने क्या कहा, इंक्रीज इन सप्लाई। अब क्या करो, सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर दो राइटवर्ड्स। ठीक है, जिस भी कर्व का इंक्रीज होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सर सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट कर दो। बेटा सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया आपने। नया सप्लाई कर्व नाम है S1 इसने जहां डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट किया वहां हमें पॉइंट मिला E1। सर परपेंडिकुलर ट्रेस कर दो, परपेंडिकुलर ट्रेस कर दिया। वो रेट रिड्यूस होगा R से R1 जबकि क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी फ्रॉम Q से Q1। सोच नहीं रहा हूं मैं, जो डायग्राम दे रहा है वही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। बाबू डिक्रीज इन सप्लाई का इम्पैक्ट। बाबू डिक्रीज इन सप्लाई मतलब सप्लाई को कहां शिफ्ट करूं, लेफ्टवर्ड्स कर दिया जी शिफ्ट। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं। सर जहां इसने नए डिमांड को इंटरसेक्ट किया वहां मुझे एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला E1, परपेंडिकुलर ट्रेस करो। रेट बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड गिर रही है। और ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। वो चारों तो नोट डाउन ना करना, एक आधा कर लो बाकी घर पे कर लेना। ठीक है जी। बस यहाँ पर मेरे को एक और चीज की चर्चा करनी है, अगर आप समझदार हो तो पता लग जाएगा कितना पढ़ाई 11th क्लास में। इधर देखना सर, डिमांड बढ़ी, इधर देखो प्लीज, डिमांड बढ़ी और रेट भी बढ़ गया। यार हमने तो 11th क्लास में ऐसा नहीं पढ़ा, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी is inversely related with the quantity demanded of the same commodity. कुछ कहना है? सही है ये डायग्राम के हिसाब से सही है, वैसे सही है रियल लाइफ में सही है, बस तुम्हें नहीं पता। इधर देखना नहीं करो, आपने कभी 11th क्लास में ऐसा सुना था कि ये जो रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड बताता है इट इज ओनली वन साइडेड, ऐसा फीचर पड़ा है लॉ ऑफ डिमांड का? सर वहां लिखा हुआ था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है, प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये पता है आपको? बच्चे तो इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं वर्ड को। हम 11th क्लास में स्पेशली बोलता हूँ बच्चों को कि ये मत करा ना, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद प्राइस। वर्ड लिखा हुआ है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी डिमांडेड। सर एक्चुअल बात ये है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता, और ये मैं प्रूव भी कर रहा हूँ आपको। सर अगर कभी भी डिमांड बढ़ती है ऑब्वियस सी बात है रेट बढ़ेगा। एक स्टॉल है, छोड़ो क्रेटा कार है, डिमांड पागलों की तरह लोग करे जा रहे हैं, 16 लाख की आई थी, उन्होंने फटाफट से बढ़ा के 17 कर दी,
और मैंने फटाफट से बढ़ा के 18 कर दी। आप बढ़ाओ, डिमांड रेट हमेशा बढ़ता है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में नहीं। उनमें तो मेरे हिसाब से सोचोगे तो डायरेक्टली रिलेशनशिप है। भला हो तुम्हारी 11th का बिना कुछ ना पढ़ते। पढ़ो जी। अब वो एक ही लिखना, बाकी 3 की जगह छोड़ दो, वो घर से बनाना। और एक्सप्लेनेशन के 6 पॉइंट यहाँ मुझे चाहिए। ठीक है जी, 5 आपको पता ही है, 6 मैंने बता दिया। करो बाबू, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और अब मैं बेटा इस चैप्टर के ना बिल्कुल लास्ट फाइनल टॉपिक पर आ चुका हूँ। ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, फाइनल टॉपिक है बेटा। ठीक है जी, इससे बेटा खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। पर वो आज नहीं हो सकता, काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें, पौने घंटे का ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वीक में ही, मतलब जो कमिंग वीक है हमारा, मतलब परसों मंडे को ख़त्म होगा ये। 5 दिन और है, एक दिन मैं सुनूंगा इस पूरे चैप्टर को, शायद ट्यूसडे होगा सुनूंगा। 4 दिन लगाऊंगा और अगला चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे इसका। वैसे तो वो 4 दिन का है ही, हो सकता है 2 ही लेक्चर में ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, मतलब वो वाला चैप्टर भी सुना जाएगा नेक्स्ट वीक में, पूरी यूनिट भी खत्म हो जाएगी और सुना भी जाएगा सब कुछ। फिर मेरे पे एक यूनिट बचती है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें से मनी वाला पोर्शन मैं समर वेकेशन से पहले ही करा दूंगा आपको, मैंने बताया हुआ है, वो मैं दोबारा भी बता दूंगा अभी आपको। ठीक है जी। और उसके बाद बैंकिंग वाला पोर्शन, ठीक है, मतलब 30 जून तो नहीं आएगी, ये खत्म हो चुकी होगी बुक। आप आगे की तैयारी सोचो। ठीक है जी। कोर्स बढ़वाओ आप CBSE से, कोर्स तो कम है अभी 12th में तो। चलो खैर, इधर देखना बेटा बाबू, मेरे साथ साथ लिखेंगे पहले इसमें कुछ लिखना। और फटाफट से इतना नोट डाउन करना। लोग उत्तर सामने देखना। सर टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इधर देखना। सर जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ मार्केट, आपके दिमाग में क्या आता है, पहले मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दे दो ताकि मैं क्लियर करूँ। देखो, ज़्यादातर बच्चों को जब ये वर्ड मार्केट सुनते हैं ना, उनके दिमाग में पता है क्या आता है, कोई 4 दीवारी है, यहाँ सामान बिक रहा है, ऐसे ही आता है। तो वो मार्केट का मतलब जरूरी नहीं है कोई फिजिकल लोकेशन हो। अगर मैं कहूँ ई कॉमर्स मार्केट, तो ई कॉमर्स मार्केट कोई फिजिकल लोकेशन है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदना बेचना फिजिकल लोकेशन? क्या बात कर रहे हो? वो मार्केट से तो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझो। मार्केट का मतलब ना बेटा जरूरी नहीं है कोई फिजिकल लोकेशन।
हम हर उस चीज को मार्केट बोलते हैं वेयर देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। जहाँ ह्यूज नंबर ऑफ बायर, जहाँ ह्यूज नंबर ऑफ सेलर होते हैं ना, हर उस प्लेटफॉर्म को, हर उस सिस्टम को मार्केट बोलने लगते हैं। इसने बेटा नाम बोला फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बेटा पता है आपको किसी भी मार्केट का काम क्या होता है? उसमें जो भी कमोडिटी है ना, उसकी खरीद बेच को मैनेज करना। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, किसकी खरीद बेच मैनेज करती होगी? ऑब्वियसली फॉरेन करेंसीज की। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, मेरा पहला टॉपिक था बेटा, ऐसे मत शक्ले बनाओ। फॉरेन एक्सचेंज क्या था? ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। याद आ रही होगी बात? तो बाबू मैंने वही तो लिखा है, इट इज द मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और क्या खरीदा और बेचा जाएगा भाई? जिस चीज की मार्केट है वही तो खरीदा और बेचा जाएगा। अब जब मैं बोलता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कोई फिजिकल लोकेशन। सर ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट इज अ सिस्टम जहाँ ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। हो सकता है ये काम ऑनलाइन हो जाता हूँ। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से? बहू मेरे पास ना इसमें फर्दर दो टॉपिक हैं। एक तो बेटा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसके बारे में मैंने लिखा है, एक और टॉपिक है बेटा फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बबू कल मैं फंक्शन क्लियर करूंगा आपको, 3 फंक्शन है पर तीनों में टाइम बहुत लगता है, 45 मिनट लग जाते हैं 3 फंक्शन समझाने में। ठीक है जी? बबू अभी मैंने टाइप लिखा, टाइप भी मैं 100% क्लियर नहीं कर सकता, टाइप भी बेटा परसों क्लियर होंगे। ठीक है जी? यानी कि परसों के लेक्चर में क्या होगा, फंक्शंस क्लियर होंगे, टाइप अभी 100% या 50% वर्ड से क्लियर हो जाएगा, 50% परसों क्लैरिटी मिलेगी, और वो जो स्पेक्यूलेशन वाले पॉइंट दोनों जगह पे पेंडिंग है ना डिमांड और सप्लाई में, वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी? फिलहाल मैं इसके बारे में पढ़ देता हूँ और पैक कर देता हूँ आज का लेक्चर। सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ना दो तरीके की है, वन इज स्पॉट मार्केट एंड अदर वन इज फॉरवर्ड मार्केट। वो स्पॉट मार्केट क्या होती है? ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट टुडे, आज ही ट्रांजैक्शन करो, आज ही सेटल डाउन करो, ये काम होता है स्पॉट मार्केट में। जैसे कि समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, मान लो बेटा आपका वीजा लगा हुआ है और आप घूमने जा रहे हो सिंगापुर। ठीक है? यू नीड सिंगापुर डॉलर्स, आपको सिंगापुर डॉलर चाहिए। आज आप किसी आरबीआई ऑथोराइज्ड बैंक में गए जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है। ठीक है? 2 लाख रुपए के इक्वलेंट आप सिंगापुर डॉलर लेने गए, आपने काउंटर पे कहा कि मुझे सिंगापुर डॉलर चाहिए 2 लाख के इक्वलेंट, आपका प्राइस तय हो गया, जो भी तय हुआ, आपने बेटा 2 लाख रुपए रखे और बेटा डॉलर ले आए। ट्रांजैक्शन भी आपने आज करी और सेटलमेंट भी आज करा है। सर ये जो काम करके आए हो ना आप, ये स्पॉट मार्केट में करके आए हो। ठीक है जी? सर फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है? बेटा आज सिर्फ ट्रांजैक्शन होती है, सेटलमेंट किसी फ्यूचर डेट पे होती है। जैसे कि मैं एक बात बोल देता हूँ सिर्फ समझने के लिए, मैं लास्ट बात बोलूँगा और ये बिल्कुल पैक हो जाएगा लेक्चर, बाकी बातें मैं समझाऊंगा मंडे को। आज आप एक प्रॉपर्टी खरीदने गए, प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए है। बाबू सामने बैठा है सेलर, आप बायर हो, और बीच में कोई मीडिएटर है जो आपका ये ट्रांजैक्शन कर रहा है। ठीक है जी? सब तय हो गया, आप 50 लाख में प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार हो, वो बेचने को तैयार है। 3 महीने आपने टाइम मांगा, 3 महीने वो देने को तैयार है। 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट आप करने को तैयार हो, वो भी 5 लाख में ही एग्री है। सर आपने क्या किया, आज ही ट्रांजैक्शन कर दी कि 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, 3 महीने के बाद आऊँगा 45 लाख दूंगा, रजिस्ट्री करा दूंगा। ये जो आप काम कर रहे हो ना अभी, ये फॉरवर्ड मार्केट में हो रहा है। ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट, ये आज तो सब तय कर रहे हैं हम, सेटलमेंट तो बाद में करेंगे ना, 3 महीने बाद ही तो होगा सेटलमेंट। आप 45 लाख दोगे, वो रजिस्ट्री करेगा। ये जो काम हो रहा है ये फॉरवर्ड मार्केट में हो रहा है। कई बार जब आपके घर में शादियाँ होती हैं ना, आप तब भी यही करते हो। आपके घर में शादी है, आपको एक्सपेक्टेड है कि वेडिंग सीजन में ना ज्वेलरी का प्राइस भाग जाता है। आज ही आप गए ज्वेलर के पास, 2 लाख रुपए एडवांस रखा कि टोटल 10 से 12 लाख का गोल्ड बनाना है, कि 2 लाख है, आज ही प्राइस तय कर लो, आज का प्राइस फिक्स हो गया, हमने 12 लाख का गोल्ड लेना है आपसे। ट्रांजैक्शन होगी टुडे, सेटल कब होगी? एट अ फ्यूचर डेट। अब धीरे धीरे आप जाओगे, कभी महीने बाद, 2 महीने बाद 2 डिज़ाइन पसंद करे रिंग्स के, कभी कड़े पसंद करे, चलो जी जो भी पसंद करा देते रहोगे, रेट वही है जिस दिन एडवांस दिया है। ऐसे ही होता है मेरा क्या, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है फॉरवर्ड मार्केट में बेटा, क्लियर बात? बाकी चर्चाएं
ऑन मंडे। रखते हैं, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।